हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और वीडियो लगातार देख रहे होंगे। ठीक है ना। तो आइए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं बिना आपका टाइम बर्बाद किए हुए। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जो है, पिछले बार हमने जो 35 तक क्वेश्चंस पर हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 30 क्वेश्चन नंबर 36 से। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो आपके सामने में है। आप 2 सेकेंड वेट करेंगे और आपको सामने में क्वेश्चन नंबर 36 आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 36 और आपके सामने में क्वेश्चन आंसर दीजिए और बताइए कि क्या आंसर होगा। कभी कभी खुद को एसेस किया कीजिए, वीडियो को पॉज करके, और खुद को आंसर देने की कोशिश किया कीजिए। क्या मैं जो आंसर दे रहा हूं या दे रही हूं सही है कि नहीं, या मैं जो पढ़ा हूं या पढ़ी हूं तो कितना मेरे अंदर डीप नॉलेज आया है। कभी कभी वीडियो को पॉज करके 1 मिनट के लिए, आधा सेकेंड के लिए थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश किया कीजिए। खुद अपने आप को असेसमेंट क्या कीजिए, सेल्फ असेसमेंट क्या कीजिए। ठीक है ना। बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ। अब यहाँ मैं ये नहीं बताता हूँ कि आप कमेंट कर रहे हैं वट एवर, उसमें मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ आपका। आप एक प्रोफेशनल लोग हैं। आप सीटेट के एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हैं। आप कोई बच्चे वाला एग्जाम नहीं दे रहे हैं। आप एक प्रोफेशनल इंसान है। आपको पढ़ने से मतलब है। खैर, आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय टीचिंग मशीन। ये टीचिंग मशीन जो है उसकी एक्टिविटीज जो होती है, जो परफॉर्म होती है, उसके करेक्ट सीक्वेंस क्या है। टीचिंग मशीन है क्या। आप जानते हैं कि टीचिंग मशीन जो है वो एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, एक फिजिकल हार्डवेयर है, जो कंप्यूटर है, जो डिस्प्ले है, वो टीचिंग मशीन है। वो मशीन, वो चीजें, वो टूल जो हमें सिखा रही है, पढ़ा रही है कुछ, वो टीचिंग मशीन है। तो इसके करेक्ट सीक्वेंस क्या होंगे। करेक्ट सीक्वेंस जो परफॉर्म्ड की जाती है टीचिंग मशीन को, उसके करेक्ट सीक्वेंस क्या होंगे। तो अगर आपने बीएफ स्किनर को अच्छे से पढ़ा होगा, उसके इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को पढ़ा होगा, तो आपको ये क्वेश्चन पता होगा। नहीं पढ़ा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आइए, पहला जो इसका सीक्वेंस है वो है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द लर्नर। जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करना लर्नर्स के सामने में, जो बच्चे हैं, जिसको आप, जो सीख रहा है बच्चा, जो देख रहा है आपका वीडियो, जो परफॉर्मेंस आपका देख रहा है, उसके सामने में डिस्प्ले करना इंफॉर्मेशन उसको टू द लर्नर्स। पहला तो ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। तो पहला ये हो जाएगा, आप इतना जानते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब डिस्प्ले कर लेंगे चीजों को तो तब लर्नर के रिस्पॉन्स को देखेंगे, उसके रिस्पॉन्स को सीख करेंगे, खींचेंगे, देखेंगे उसका रिस्पॉन्स क्या है। सेकेंड नंबर ये हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर ये खत्म हो गया, ये आंसर हो गया इसका। और जो थर्ड है, तब हम जाके इवेलुएट करेंगे लर्नर्स को, इवेलुएट करेंगे लर्नर्स को, इवेलुएट करेंगे। जब हम इवेलुएट करेंगे तब उसके बाद रीइंफोर्स द लर्नर, लर्नर को रीइंफोर्स करेंगे। 4 नंबर ये होगा। और तब लास्ट में होगा कंट्रोल नेक्स्ट डिस्प्ले, तब फिर नेक्स्ट डिस्प्ले की तरफ हम जाएंगे। ये इसके तरीके हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगर यहां समझ में नहीं आया है तो आपको आगे समझ में आएगा। आइए आगे समझते हैं। यहाँ तो आपको आराम समझ में आएगा। ए टीचिंग मशीन इज ए फिजिकल डिवाइस। ये एक फिजिकल डिवाइस और सिस्टम और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, या एक फिजिकल डिवाइस होता है, या एक सिस्टम होता है, या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बाय गाइडिंग देम थ्रू एजुकेशनल मटेरियल इन ए स्ट्रक्चर वे। ये इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि जो लर्नर है, जो स्टूडेंट्स है, जो सीख रहा है, उसको हेल्प कर सके और उसको गाइड कर सके। एजुकेशनल मटेरियल्स एंड इन ए स्ट्रक्चर वे, एक स्ट्रक्चर वे में जो हम उसको एजुकेशनल मटेरियल्स दे रहे हैं, एजुकेशनल मटेरियल्स के जरिए जो है उसको गाइड कर सके, लर्नर्स को उसको हेल्प कर सके। ये है टीचिंग मशीन। The idea is to make learner more efficient and personalized। इसका आइडिया क्या है, ये क्या, इसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है कि लर्नर जो है उसको ज्यादा से ज्यादा इफिशियंट बनाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा पर्सनलाइज्ड बनाया जा सके, बाय अलोइंग स्टूडेंट्स टू लर्न एट देयर ओन पेस, ताकि वो अपने गति से, अपने पेस से सीखे। ये टीचिंग मशीन काम करता है, जो आप आजकल काम कर रहा है टीचिंग मशीन।
इसके जो करेक्ट सीक्वेंस है, जो परफॉर्मेंस के जो करेक्ट सीक्वेंस है टीचिंग मशीन्स के, वो है ये पहला, कि पहला है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द लर्नर। यानी ये जो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द लर्नर जो है, लर्नर के सामने में इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना, ये है प्रेजेंटिंग कंटेंट, यानी कंटेंट को प्रेजेंट करना। अब आपको समझ में आ गया होगा, कंटेंट को प्रेजेंट करना। जब हम कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे तो फिर उसके बाद हम जो सेकंड स्टेप आएगा, वो लर्नर के रिस्पॉन्स को सीख करने की कोशिश करेंगे, इलिसिट स्टूडेंट इंटरेक्शन, स्टूडेंट के इंटरेक्शन को देखेंगे कि वो कितना कंटेंट के साथ इंटरेक्ट हो रहा है। जब ये देखेंगे तो उसके बाद हम थर्ड पाएगा इवेल्युएट द लर्नर, फिर लर्नर के इवेल्युएट करेंगे, यानी कि एसेसिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, यानी स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग को एसेस करेंगे, उसे कहते हैं इवेल्युएट द लर्नर, लर्नर को इवेल्युएट करना। जब ये कर लेंगे, जब हम एसेस कर लेंगे उसके अंडरस्टैंडिंग को, तो हम रीइंफोर्स द लर्नर, प्रोवाइड फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, तब हम उसको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे और रीइंफोर्समेंट उसको देंगे। जब ये हम काम कर लेंगे तब नेक्स्ट आएगा कंट्रोल नेक्स्ट डिस्प्ले, यानी अडेप्टिंग कंटेंट बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, यानी कि स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के बेस पे कंटेंट को अडेप्ट करेंगे, यानी कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे, या उसको कह सकते हैं नेक्स्ट डिस्प्ले करेंगे। कंट्रोल नेक्स्ट डिस्प्ले, नेक्स्ट डिस्प्ले को कंट्रोल करेंगे। किस तरह से हम ये तय करेंगे कि वो आखिर हम किस तरह से आगे के कंटेंट को प्रोवाइड करें। तो ये सीक्वेंस है, यानी कि पहले कंटेंट को प्रेजेंट कीजिए, फिर बच्चे के इंटरेक्शन को देखिए, फिर उसको एसेस कीजिए उसके अंडरस्टैंडिंग को, फिर उसको फीडबैक प्रोवाइड कीजिए, रीइंफोर्समेंट दीजिए, और फिर उसके बाद तय कीजिए कि हमको कंटेंट को कैसे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को के बेस पर कंटेंट को कैसे हमको प्रोवाइड करना है। तो ये उसके स्टेप्स हैं। दिस सीक्वेंस इज क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टीचिंग मशीन। ये टीचिंग मशीन जो एक्टिविटीज है उसका ये क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन है। Described by B.F. Skinner, a pioneer in the field of instructional technology। इसको जो है, जो आप पढ़े हैं अभी, इसको B.F. स्किनर जो है वो दिया है, और ये जो फील्ड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के फील्ड का क्वेश्चन है ये। आप B.F. स्किनर के इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ समझ लीजिए, यहाँ से आपके B.F. स्किनर के इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का कंटेंट जो है, टॉपिक जो है वो खत्म होता है, क्लियर होता है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर, यानी फर्स्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, यानी प्रेजेंटेशन द कंटेंट, एंड नेक्स्ट स्टूडेंट के इंटरेक्शन को देखेंगे, उसके बाद इवेल्युएट करेंगे उसको स्टूडेंट को, उसके बाद क्या करेंगे, उसको फीडबैक देंगे, रीइंफोर्स करेंगे, उसके बाद हम तय करेंगे नेक्स्ट डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। इस तरह से इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कॉरेस्पॉन्ड IQ, अगर जिस बच्चे का जो सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसका IQ क्या होगा। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन में बात किया है, ये क्वेश्चन अगस्त में एग्जाम हुआ था तो यही क्वेश्चन आया था वहां पर, और इसका आंसर हो जाएगा 20 से 35, जो मैंने पहले बात कर चुका हूं आपके सामने में। सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो IQ रेंज है, वो IQ रेंज 20 से लेकर के 35 तक है। अगर आपको ये याद नहीं है तो इस टाइम टेबल को आप याद कर लें अच्छे तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। जो रेंज है, प्रोफाउंड, जिसकी डिसेबिलिटी प्रोफाउंड होगी उसका रेंज होगा 0 से 20। जो सीवियर डिसेबिलिटी है उसके 20 से 40 होंगे, और कहीं कहीं 35 भी दिया हुआ है, तो आप इसको समझ लें, कोई इशू नहीं है इसको। उसके जो मॉडरेट डिसेबिलिटी होगा उसका 40 से 55, 5 ज्यादा या 5 कम हो सकता है, उससे आपको टेंशन नहीं लेना, आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है। माइल्ड जो डिसेबिलिटी होगा उसको 55 से लेकर 70 के बीच होगा, और जो बॉर्डर लाइन होंगे उसको 70 से 85 के बीच होगा IQ रेंज। तो इसको आपको याद करना है, बॉर्डर लाइन का IQ रेंज 70 से 85, माइल्ड का 55 से 70, उसके बाद मॉडरेट का 40 से 45, सीवियर का 20 से 40, उसके बाद प्रोफाउंड का 0 से 20। ये IQ रेंज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 20 से लेकर के 35 के बीच। तो आई होप आप बात को समझ गए। ये क्या है, ये प्रोफाउंड है, ये प्रोफाउंड है। और उसके बाद ये देखिएगा, तो यहाँ आपको लिखा हुआ है यहाँ 35 मॉडरेट, मॉडरेट है ये, मॉडरेट। उसके बाद ये देखिएगा 55 से 70, ये तो माइल्ड है, ये माइल्ड है। तो इस तरह से ये मॉडरेट, ये प्रोफाउंड है, ठीक है ना। तो इस तरह से याद रखना चाहिए चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व्ड इन स्टैंडर्डाइजिंग ए टेस्ट
किसी जो टेस्ट है उसको स्टैंडर्डाइज्ड करने के लिए कौन से स्टेप को, जो करेक्ट स्टेप क्या हो सकता है, यानी कोई टेस्ट है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए स्टेप इन्वॉल्व इन स्टैंडर्डाइजिंग ए टेस्ट, यानी कोई टेस्ट है उसको मानकीकृत हमको करने के लिए हमको क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, अमॉन्ग द फॉलोइंग, इसमें से कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए, कौन सा ऐसा स्टेप है जो हमें फॉलो करना चाहिए, बताइए, आंसर दीजिए। आई होप आपको पता होगा। तो उसमें जो आंसर है वो पहला हम क्या क्या करेंगे, पहले करेंगे जो आइटम मतलब क्वेश्चन, आइटम मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चंस को एडिट करेंगे कि कौन सा क्वेश्चंस हमको रखना है, कौन से क्वेश्चंस को हमें नहीं रखना है। तो पहला एडिटिंग द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को एडिट करेंगे, यानी कि पहला हो जाएगा बी होगा तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा बी। जब क्वेश्चंस को एडिट करेंगे तो उसको एक्चुअल ट्राई आउट करेंगे, एक्चुअल ट्राई आउट मतलब ये होता है पायलट टेस्टिंग, उसका पायलट टेस्टिंग करेंगे, छोटा सा टेस्टिंग किया जाता है, पायलट टेस्टिंग। इसलिए पहला का ए, दूसरा पहले बी होगा तब डी होगा, तो पी और डी, इसका आंसर ये होगा आपका बी और डी। जब पायलट टेस्ट कर लेंगे तब आएंगे आइटम को एनालाइज करेंगे, आइटम को एनालाइज, जो मैंने क्वेश्चन सेट किया है, जो क्वेश्चन बनाया है उसको एनालाइज करेंगे। जब एनालाइज कर लेंगे तो हम तब फाइनलाइजिंग करेंगे नॉर्म्स को, एक कोई नॉर्म्स होगा ना हमारा जो टेस्ट बनेगा उसमें कुछ नॉर्म्स होंगे, उस नॉर्म को फाइनलाइज करेंगे और तब लास्ट में एक टेस्ट मैनुअल तैयार कर देंगे, प्रिपेयरिंग द टेस्ट मैनुअल, एक टेस्ट के मैनुअल को तैयार करेंगे। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, क्वेश्चन नंबर। आइए इसको अच्छे समझते हैं कि स्टैंडर्डाइजिंग ए टेस्ट मींस, इसका मतलब क्या, टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करना, मानकीकृत पे लाना, इसका मतलब है मेकिंग श्योर दैट द टेस्ट इज सेम फॉर एवरीवन। इस टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करने के मतलब है कि ये तय करना, ये श्योर करना कि जो टेस्ट है वो सभी के लिए सेम हो, एवरीवन, सभी के लिए सेम हो। हु टेक्स इट नो मैटर, हु टेक्स इट, जो इसको दे रहा है, जो इस टेस्ट को दे रहा है, नो मैटर वेयर और व्हेन दे टेक, इसका मतलब ये मैटर नहीं है कि कौन कहां से दे रहा है, ये मैटर नहीं है, बस यही है कि जो टेस्ट दे रहा है उस सबके लिए टेस्ट समान होना चाहिए। दिस वे the result are fair and can be compared across different groups or people, और इस तरह से जो रिजल्ट होते हैं उसके रिजल्ट फेयर होते हैं, साफ होते हैं, क्लियर होते हैं, कैन बी कंपेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप, और जो अलग अलग ग्रुप के लोग जो टेस्ट दे रहे हैं, अलग अलग ग्रुप के जो लोग हैं वो टेस्ट जो दे रहे हैं उनके बीच जो है कंपेयर करना आसान हो जाता है। तो इसके जो पहले जो होंगे वो होंगे एडिटिंग द आइटम, आइटम मतलब क्वेश्चन, रिवाइजिंग एंड रिफाइंडिंग टेस्ट आइटम, जो टेस्ट पहले तो हम टेस्ट बनाते हैं उसको जो मानकीकृत करेंगे, तो टेस्ट में जो क्वेश्चन हमने तय किया है उस टेस्ट के क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, रिफाइन करेंगे। जब हम ये कर लेंगे एक मर्तबा तब हम उसको पायलट टेस्टिंग करेंगे, एक्चुअल ट्राई आउट इसे कहते हैं, एक्चुअल ट्राई आउट, पायलट टेस्टिंग छोटा सा। जब पायलट टेस्टिंग करेंगे तो जिसके आइटम है उस फिर आइटम को एनालाइज करेंगे, एनालाइजिंग आइटम परफॉर्मेंस, यानी कि हम ये देखेंगे कि आइटम का परफॉर्मेंस कैसा रहा। जब ये हो जाएगा क्लियर तब हम कुछ नॉर्म्स और कुछ स्टैंडर्ड हम एस्टेब्लिश करेंगे, एंड फाइनलाइजिंग द नॉर्म्स, और जब ये हो जाएगा तब हम लास्ट में प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट मैनुअल, यानी क्रिएटिंग ए टेस्ट मैनुअल, होता है ना टेस्ट का एक मेनू तैयार किया जाता है, तब हम टेस्ट के मेनू को तैयार करेंगे, यानी आपका टेस्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज हो गया है, अब उस टेस्ट को आप एक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है आपके, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर, यानी कि पहला हम एडिटिंग करेंगे उसे क्वेश्चंस को, नेक्स्ट पायलट टेस्टिंग, उसके बाद आइटम को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम एक नॉर्म्स स्टैंडर्ड जो बनाते हैं वो तय करेंगे, उसके बाद हम उसको एक मैनुअल उसको सेट कर देंगे। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का द थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, द थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, विच इम्फेसाइज, जो जोर देती है, फोकस करती है, द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, जो अर्ली चाइल्डहुड है, पूर्व बाल्यावस्था है, उसके इंपोर्टेंस पे जोर देती है, एक्सपीरियंस ऑन लेटर डेवलपमेंट। ये कह रहा है कि जो वो थ्योरी चाइल्ड डेवलपमेंट की वो थ्योरी, जो थ्योरी इस बात पे जोर देती है कि जो बच्चे के जो अर्ली चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंस होते हैं
वो एक्सपीरियंस लेटर डेवलपमेंट, उस एक्सपीरियंस का असर बच्चे के लेटर डेवलपमेंट पर पड़ता है। ऑफ द चाइल्ड गिव इंपोर्टेंस ऑन अनकॉन्शियस मोटिवेशन, और उसका उसका जो है बच्चे के अनकॉन्शियस मोटिवेशन पे उसका असर पड़ता है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चा एक्सपीरियंस हासिल करता है, जो तजुर्बा हासिल करता है, जो अनुभव हासिल करता है, वो एक्सपीरियंस बच्चे के आने वाले भविष्य में उसका असर बच्चे के ऊपर देखने को मिलता है। उसके अनकॉन्शियस मोटिवेशन उससे प्रभावित होती है, उस पर उसका असर देखने को मिलता है। ये किसकी थ्योरी है, आप अच्छे से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की थ्योरी बना दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है साइको एनालिटिकल थ्योरी। ये सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी है। फ्राइड कहता है कि जो बच्चा पहले सीखता है, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा जो सीखता है, उसका असर बच्चे के फ्यूचर में देखने को मिलता है। तो ये थ्योरी किसकी है? साइको एनालिटिकल थ्योरी बाय सिगमंड फ्राइड। आइए इसको अच्छे समझ लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। द थ्योरी of child development that emphasize the importance of early childhood experience on later development of the child and give importance to unconscious motivation is psychoanalytical theory developed by Sigmund Freud। जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है बच्चे का, वो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो है उसको लेटर डेवलपमेंट पे बच्चे पर असर डालता है एंड गिव इंपॉर्टेंस अनकॉन्शियस मोटिवेशन, और अनकॉन्शियस मोटिवेशन से उस पर उसका असर देखने को मिलता है। ये थ्योरी जो है साइको एनालिटिकल थ्योरी है, जिसको डेवलप किया था सिगमंड फ्राइड ने। दिस थ्योरी सजेस्ट, ये थ्योरी बताता है दैट ए अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, स्पेशली दोज रिलेटेड टू अटैचमेंट एंड रिलेशनशिप विथ केयर गिवर्स, यानी कि ये बताता है, सजेस्ट करता है, ये थ्योरी सजेस्ट करता है, बताता है कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो है, जो पूर्व बाल्यावस्था का जो अनुभव है, खास तौर से, स्पेशली खास तौर से दोज रिलेटेड टू द अटैचमेंट ऑफ रिलेशनशिप विथ केयर गिवर्स, मतलब उसके साथ जो केयर गिवर्स है, केयर गिवर्स को भी हो सकता है, माता पिता, काम करने वाली कोई भी हो सकती है, उसके साथ जो उसका अटैचमेंट होता है, शेप द चाइल्ड्स अनकॉन्शियस थॉट्स, ये जो है चाइल्ड बच्चे के अनकॉन्शियस थॉट्स को शेप देता है, आकार देता है, एक दिशा देता है, उसके फीलिंग्स को आकार देता है, उसके मोटिवेशंस को, which is turn influence their later development behavior and personality, जो उसके आने वाले भविष्य के विकास पर, उसके बिहेवियर पर, उसके पर्सनैलिटी पर इसका असर देखने को मिलता है। ये कहता है सिगमंड फ्राइड अपनी थ्योरी में, साइको एनालिटिकल थ्योरी में। साइको एनालिटिकल थ्योरी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक समझना है तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा तो साइको एनालिटिकल थ्योरी बाय सिगमंड फ्राइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। कहता है स्ट्रेटजी फॉर मेमोराइजिंग एंड एसिमिलेटिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, उस जानकारी को याद करना, उसको एसिमिलेट करना, आत्मसात करने का जो स्ट्रेटजी है, जो तरीका है, वो क्या है? कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए आप चीजों को याद कर सके, मेमोराइज कर सके, एसिमिलेट कर सके? उसे कहते हैं निमोनिक्स। इस मेथड को कहते हैं निमोनिक्स। ऐसे इस मेथड को कहते हैं चंक मेथड, इसको कहते हैं चंक मेथड, चंक मेथड कहते हैं। लेकिन चंक मेथड यहाँ पर नहीं है, यहाँ निमोनिक्स दिया हुआ है। ये जो है उसे कहते हैं चंक मेथड। चंक मेथड मतलब कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे चंक में, टुकड़ों में तोड़ना। क्योंकि ये नहीं है, चंक मेथड यहाँ पर नहीं है, तो निमोनिक्स भी है, तरीका है वो भी याद करने का। इंडक्टिव मेथड तो होगा नहीं, क्योंकि इंडक्टिव मेथड में आप जानते हैं कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हम चीजों को करते हैं। ये है, इसे नेचुरल मेथड भी कहते हैं, नेचुरल मेथड है ना, नेचुरल मेथड। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी। साइंटिफिक इंक्वायरी तो एक साइंटिफिक तरीका है, उसके जरिए करते हैं, तो ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा निमोनिक्स। आइए इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ए स्ट्रेटजी फॉर मेमोराइजिंग एंड एसिमिलेटिंग इंफॉर्मेशन, एक तरीका जिसके जरिए हम मेमोराइज करते हैं, एसिमिलेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, इज द चंकिंग मेथड। ये चंकिंग मेथड है। चंकिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कंप्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू ए स्मॉलर। इसमें क्या होता है कि जो कंप्लेक्स इंफॉर्मेशन है उसको स्मॉलर भागों में तोड़ देते हैं, मोर मैनेजेबल यूनिट्स और चंक में
तोड़ देते हैं, स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ देते हैं, मेकिंग इट इजियर टू प्रोसेस, रिटेन और रिकॉल, ताकि आसान होता है, इजी होता है इसको प्रोसेस करना, रिटेन करना और रिकॉल करना, याद करना आसान होता है। इसे कहते हैं चंकिंग मेथड। और निमोनिक्स जो है वो भी एक यूजिंग एसोसिएशंस, एक्रोनिम्स और रीम्स टू एड मेमोरी। आप जानते हैं निमोनिक्स में आप चीजों को एक्रोनिम्स कर लेते हैं, एक्रोनिम्स छोटे से बहुत बड़े चीजें हैं उसको छोटे भागों में कर देते हैं, जैसे कि पोस्ट कॉर्ब आपने अभी पढ़ा है, जैसे रहीम कोई लय में उसको बना देते हैं ताकि आप अच्छे से उसको याद कर सके, इसे कहते हैं निमोनिक्स। इज ऑल्सो ए स्ट्रेटजी फॉर मेमोराइजिंग एंड एसिमुलेटिंग इन्फॉर्मेशन। ये एक भी तरीका है जिसके जरिए हम चीजों को याद कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा निमोनिक्स। अगर यहाँ पर आता ना चंकिंग मेथड, समझिएगा मेरी बात को, अगर आता चंकिंग मेथड तो चंकिंग मेथड भी इसका आंसर होता, चंकिंग मेथड ही इसका आंसर होता, लेकिन चंकिंग मेथड नहीं है तो निमोनिक्स यहाँ है, यहाँ इसका आंसर। तो यहाँ से आप दो बातें को सीखे हैं, एक है चंकिंग मेथड, ये भी याद करने का तरीका है, एसिमुलेट करने का तरीका है, एक है निमोनिक्स, ये भी याद करने का तरीका है और एसिमुलेट करने का तरीका है। इस तरह से हमारा आंसर यहाँ 40 तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे 41 से 45 क्वेश्चन तक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, लगे कि चीजों को एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, आप कोई सीटेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, तो आप बहुत कुछ पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं फास्ट बोलता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप आप बहुत कुछ जानते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत लगे, तो प्लीज हमें बताएं सब्सक्राइब करके, ताकि हम उन चीजों को बेहतर कर सकें। बाकी अगर अच्छा लगे वीडियो को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त भी कुछ सीखे जो आप सीख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। ओके बाय।